अभी हम बात करेंगे जो आपका लास्ट वाला चैप्टर है, मिडीवल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि ये सारा मिडीवल पीरियड की ही हिस्ट्री है आपकी, जो आपने अभी तक पढ़ी है 7th का, ये मिडीवल ही हमारे ज़माने में, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें आप देखेंगे कि जो JNK, जो अर्स्टवाइल जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, अब नहीं है, अब UT है, तो इसके 3 असल में हिस्से माने जाते हैं और 3 सूबे जिनको हम कहते हैं। पहला है जम्मू, दूसरा है कश्मीर और तीसरा है लद्दाख। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। अब इन 3 अलग अलग सूबों में अलग अलग कहानियां हमें मिलेंगी हिस्ट्री में। ये जम्मू कश्मीर जिस तरह से यहाँ पर आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से पहले जिस तरह की रियासत थी, तीनों सूबे एक जुट में थे, इस तरह से ये कभी नहीं था। बल्कि जम्मू कश्मीर के ये तीनों सूबे हमेशा अलग अलग हुआ करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें वादी का जो हिस्सा है उसमें अलग हुक्मरान थे, लद्दाख का उसमें अलग हुक्मरान थे, और जो जम्मू का रीजन है उसमें अलग अलग हुक्मरान थे। तो इसी वजह से आप इसमें देखेंगे कि आपको अलग अलग इसको देखना पड़ेगा। और ये भी आप जानते हैं कि हमारी जो ज्योग्राफी है, कल भी मैंने ये बात की कि ज्योग्राफी के साथ बहुत ज़्यादा इस रिलेशन होती है हिस्ट्री की। तो ज्योग्राफी जो हमारी है ये वादी है जो हमारा रीजन है। जम्मू का जो मेन रीजन है वो पहाड़ी इलाका है, और एक होता पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका का मतलब है कि उसमें थोड़ी छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, बालाई इलाका है। लेकिन अगर हम लद्दाख को देखेंगे तो वो बहुत ही जिसको हम कहते हैं वो कोहिस्तानी एरिया है। एक होता है पहाड़ी इलाका, कोहिस्तानी का कोहिस्तान बहुत बड़े पहाड़ हैं और वो बहुत ज़बरदस्त जिसको हम कहते हैं कि ऊंचाई पर है, सतह समंदर से काफ़ी ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ा है। तो इस लिहाज से अगर जी जम्मू रीजन जो है वो भी पहाड़ियों पर है लेकिन सतह समंदर से नीचे है, ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो अल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है। तो इस लिहाज से जब हम मिडीवल कश्मीर को पढ़ते हैं तो हम इन 3 रीजन को अलग अलग पढ़ते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि मिडीवल कश्मीर जो है, यहाँ पर जब जो लोहारा रूल करते थे, इट वाज अराउंड 1300 क्रिश्चियन एरा, यानी जब जिसको हम AD कहते हैं, और 1328 तक लोहारा डायनास्टी यहाँ पर थी। और उसके बाद इस रीन में इस जो लोहारा के वक्त पर कश्मीर में काफ़ी कियास और कन्फ्यूजन रहा, बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही, और इस सिचुएशन में और ज़्यादा खराबी पैदा हो गई क्योंकि यहाँ जो सियासी हालात थे वो किसी भी एतबार से काबू में नहीं आ रहे थे। और इसके साथ साथ बाहर से आने वाले जो लोग थे जिन्होंने यहाँ इन्वेजन किया, जिन्होंने यहाँ इस पर चढ़ाई की, कश्मीर पर चढ़ाई की, उससे और ज़्यादा यहाँ के हालात ख़राब हो गए। और इनमें जो सबसे बदतरीन हमला जिसने किया वो था दुलचू। तो उसने 14th सेंचुरी में यहाँ पर इन्वेजन किया और इसने पूरे के पूरे इलाके को ताख्त ताराज किया, दुलचू के इन्वेजन ने। तो उसके बाद जो है एक शख्स यहाँ पर आया लद्दाख से जिसका नाम रिंचन था। क्या नाम था? रिंचन। इसका पूरा नाम अब लद्दाख में जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको पूरा नाम पता चलेगा, याद रखना इसको, रिंचन को याद रखना। तो जब हम लद्दाख पर जाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि इसका मुकम्मल नाम क्या था और कहाँ से आया था। इस वक्त मैं नहीं बताऊंगा। तो रिंचन जो है ये लद्दाख का एक प्रिंस था और वहाँ पर लद्दाख से ये भाग कर आया था। तो लद्दाख की हिस्ट्री में आपको इसका वो मिलेगा। और यहाँ पर उसको एक अच्छा जिसको हम कहते हैं कि एक इज्जत की निगाह से देखा गया क्योंकि वो एक प्रिंसेस था, एक शहजादा था लद्दाख का। तो एक अच्छे मकाम पर इसको यहाँ के बादशाह ने, लोहार डायनास्टी के बादशाहों ने उसको अच्छी जगह दी। लेकिन वो खुद ही 1320 में बादशाह बन गया। काफ़ी बासलाहियत इंसान था और उसने इसको, और लेटर ऑन यहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग आए
और इस्लाम के मिशनरीज पूरी दुनिया में उस वक्त फैल रहे थे। तो यहाँ पर सैयद शरफुद्दीन, जिसको हम बुलबुल शाह के नाम से जानते हैं, वो आए। यहाँ पर एक सूफी बुजुर्ग थे, तो उसके हाथ पर इसने इस्लाम कबूल किया। रिंचन ने इस्लाम कबूल किया, और जब इसने इस्लाम कबूल किया तो इसने अपना नाम भी तब्दील किया और इसका नाम पड़ा सदरुद्दीन। क्या नाम पड़ा? सदरुद्दीन। और ये पहला शख्स था, पहला बादशाह, कश्मीर की तारीख का पहला मुसलमान बादशाह बना। 1320 में ये बादशाह बना और सदरुद्दीन का खिताब इख्तियार किया, और जिसको हम कहते हैं सैयद शरफुद्दीन के हाथ पर इसने इस्लाम कबूल किया, जिसको हम बुलबुल शाह कहते थे। यहां तक क्लियर? बात समझ आई? और उसके बाद रिंचन की जो बेवा थी, जब रिंचन मर गया तो रिंचन की जो बेवा थी, मैं ये क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा कि जब रिंचन जब यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कि ये बादशाह बना, तो रिंचन के बाद जो है बहुत सारे, और इसकी क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा है। 1339 में फिर शमसुद्दीन बना। मैं ये फटाफट बताऊंगा क्योंकि ये आपकी हिस्ट्री में नहीं है, ये आपकी हिस्ट्री में नहीं है। 1339 में शमसुद्दीन बना, फिर उसके बाद जमशीद बना 1342 में, फिर उसके बाद शहाबुद्दीन बना 1343 में, फिर कुतुबुद्दीन बना 1373 में, फिर अली शाह बना 1413 में, उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन 1420 में। इसके बारे में आपको पढ़ना है 1420 में, मैं फिलहाल क्रोनोलॉजी आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद हैदर शाह बना 1470 में, उसके बाद आसन शाह बना 1472 में, उसके बाद मोहम्मद शाह, इसकी पहली टर्म आई और उसने 1484 में थ्रोन हासिल किया। उसके बाद फतेह शाह, उसकी पहली टर्म आई और 1486 में वो बना। और उसके बाद मोहम्मद शाह, उसकी सेकंड टर्म, जो पहला मोहम्मद शाह मैंने 11वें नंबर पर बताया, वो मोहम्मद शाह बना दूसरी मरतबा 1493 में। और उसके बाद फतेह शाह दूसरी टर्म में आया, वो 1505 में, 1500। और उसके बाद मोहम्मद शाह की तीसरी टर्म आई, वो 1514 में फिर बादशाह बने। उसके बाद फतेह शाह की तीसरी टर्म आई, वो फिर 1515 में आए। फिर मोहम्मद शाह चौथी मरतबा आया, ये वही मोहम्मद शाह जिसकी मैंने जिक्र 3 मरतबा भी की है, वो फिर बना बादशाह 1517 में। उसके बाद इब्राहिम शाह की पहली टर्म आई, वो 1528 में बादशाह बना। उसके बाद नाजुक शाह जो है, उसकी पहली टर्म आई 1529 में। उसके बाद मोहम्मद शाह की टर्म 5th टर्म आई, 5वीं टर्म आई, ये 1530 में आई। और शमसुद्दीन की सेकंड टर्म 1537 में आई। और उसके बाद इस्माइल शाह की टर्म फर्स्ट, यानी पहली उसकी टर्म आई 1540 में। उसके बाद नाजुक शाह की टर्म फर्स्ट आई, ये 1540 में, यानी 1540 में 2 बादशाह बन गए। उसके बाद इब्राहिम शाह की टर्म सेकंड आई 1552 में। उसके बाद इस्माइल शाह की टर्म सेकंड आई 1555 में। और उसके बाद आखिरी वाला जो है 1557 से 1561 तक हबीब शाह ने हुकूमत की। अब ये जो मैंने बताया, पहली टर्म आई, सेकंड टर्म आई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहां पर उथल पुथल रही। एक बादशाह बनता था तो दूसरे उसको निकालते थे, फिर वो वापस हमला करके फिर कब्जा करता था। बात समझ आई? यानी एक ही, जिसको हम कहते हैं कि एक ही जिफी में मैंने आपको तारीख ये समझा दी कि यहां पर कितनी बड़ी कियास थी, कितना बड़ा कंफ्यूजन था। तो तारीखी एतबार से आपको यह समझ आ गया कि यहां बहुत सारे बादशाहों ने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टर्में हासिल की। क्यों की? क्योंकि यहां पर गड़बड़ थी, यहां पर कोई भी बादशाह स्टेबल नहीं था। जब रिंचन का इंतकाल हुआ तो उसकी बीवी थी, अब वो बेवा हो गई, उसका नाम था कोटा रानी। क्या नाम था उसका? कोटा रानी। तो उसने उदयानंद देवा से शादी की और ये बादशाह डिक्लेयर हुआ। और जब उदयाना देवा जब मर गया तो कोटा रानी जो है वो खुद बादशाह बनी। ये रिंचन की बेवा थी कोटा रानी, ठीक समझ रहे हैं? उसकी मलिका थी। और लेकिन चूंकि औरत थी तो उसको बहुत ज्यादा जो है रेजिस्टेंस का सामना हुआ, बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए। और खासकर जो एक शख्स था उसके दौर में, हिज नेम वाज शामिर, ही डिफीटिंग हर इन 1339। उसने उसको 1339 में उसको शिकस्त दे दी। और उसके बाद ही असेंडेड द थ्रोन अंडर द नेम ऑफ सुल्तान शमसुद्दीन शामिर।
तो वहां से शाहमीरी डायनास्टी, मैंने आपको ये बताया कि रिंचन के बाद जो है इस डायनास्टी का नाम शाहमीरी पड़ा, तो इसको शाहमीरी डायनास्टी कहते हैं। एंड लेड फाउंडेशन ऑफ सल्तनत इन कश्मीर, तो सल्तनत इन कश्मीर जो है वो बाद में इसी के नाम से जो है शाहमीरी डायनास्टी के नाम से आगे बढ़ी, और इन्होंने 1540 तक हुकूमत की। शाहमीरी डायनास्टी कब तक आई? 1540 तक। और इसके बाद जो है शाहमीरी डायनास्टी का जो सबसे अहम नाम जिसको हम कह सकते हैं दैट वाज ज़ैनुल आबिदीन, जिसको हम बड़शाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ज़ैनुल आबिदीन बड़शाह। ये 1420 से 1470 तक उसने हुकूमत की, पॉपुलरली नोन एज बड़शाह, इसको लोग बड़शाह कहते थे। और उसने पूरे कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक की और कश्मीर को एक तरक्की याफ्ता इलाका बना दिया। और उसके ज़माने में यहाँ आर्ट्स और क्राफ्ट्स में काफ़ी ज़्यादा जो है जिसमें बूस्ट हुआ, और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स उसने उनकी पैट्रोनेज की, यहाँ पर डेवलप किए, और मुख्तलिफ क्राफ्ट्स को उन्होंने जिनमें खासकर आज भी बहुत सारे क्राफ्ट जो कश्मीर में बनाए जाते हैं जिनकी पैट्रनाइजेशन उसने की। इसमें कारपेट वीविंग है, जिसको हम कालीन बाती कहते हैं, कालीन कम जाते हैं, पेपर मेकिंग यानी पेपर बनाना, कागज़ बनाना, ये उसने सिखाया यहाँ पर लोगों को, उसको बूस्ट किया। उसके अलावा बुक बाइंडिंग, ये एक ख़ास उस ज़माने की एक ख़ास सिफत सनफ़ थी कि जिसको लोगों ने यहाँ अपनाया, यानी किताबों को जिल्द करना, तो जिल्द साजी उसने सिखाई। और इसके अलावा जो है सिल्क के कपड़े बुनने लोगों ने किए। और इसके अलावा एक ख़ास कारीगरी जो कश्मीर में होती है जिसको पेपर माशी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पेपर माशी। इसके बहुत सारे मोटिव्स आपने देखे होंगे जब आप चश्मे शाहिया वहाँ मुगल गार्डन्स का वो करते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े दुकान इसके हैं और बाहर से आज भी लोग इन चीज़ों को ख़रीदते हैं। और उसने एक्सपर्ट्स को बुलाया यहाँ सेंट्रल एशिया से, ईरान से बुलाया लोगों को, जिसको हम पर्शिया उस ज़माने में कहते थे, और उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा कदरदानी की, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे दी। और इसके अलावा उसने बहुत सारे पब्लिक वर्क के काम किए, यानी लोगों की भलाई के बहुत सारे काम किए, और इस तरह से लोगों ने इक्तिसादी तौर पर एक अच्छी तरक्की की। उसने नए शहर बनाए। इन नए शहरों में आपने अगर नाम सुना होगा तो उसने ज़ैननगर बनाया, जिसको आज नौशहर कहते हैं, और इसी तरह ज़ैनगीर बनाया, इसी तरह ज़ैनपुर बनाया, ज़ैनकोट बनाया, ये उसी के ज़ैनुल आबिदीन के नाम पर ही है। और ज़ैनकदल भी है श्रीनगर में, आपने सुना होगा। तो ये सारे के सारे किसके नाम पर है? इसी सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बड़शाह के नाम पर है। और उसने खानका जो है सैयद मोहम्मद मदनी के लिए खानकाई मोहल्ला बनाई, और ही लेड आउट रपलाक एंड सोनलाक, ये उसने दो जो है डल लेक के अंदर जो है वो तामीर की। और इसके अलावा जो है ज़ैनकदल ब्रिज तो आप जानते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। और लिटरेचर में भी यानी अदबी तौर पर भी इसने काफ़ी ज़्यादा पैट्रनाइज किया लोगों को जो अदब के साथ काफ़ी ज़्यादा वाबस्ता थे। और उसने जितनी भी यहाँ पर इरिगेशन के लिए ज़मीन थी, ये अहम नुक्ता मैं आपको बताऊंगा डेवलपमेंट के एतबार से। लिटरेचर से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इसने छः कैनल्स खोदे। कितने कैनल? 6। और उनके नाम आपको आपके बुक में भी मिलेंगे। काकपोरा कैनल इसने खोदी, और चकदार कैनल इसने खोदी, अवंतीपोरा कैनल उसने खोदी, मार कैनल उसने खोदी, और क्राला कैनल यानी क्राला कैनल छातवानन है, क्राला कोल छातवानन, तो ये उसने खोदी। और एक और है, एक और कैनल जिसको लालकोल कहते हैं, लालदत के नाम पर ये रखी थी, तो ये भी उसने खोदी है। तो इस तरह से काफ़ी ज़मीनें सैराब हो गई और लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की, क्योंकि उस ज़माने में पानी की बहुत ही किल्लत रहती थी इन इलाकों में। एक थोड़ा सा जिन इलाकों में ये तो वो इलाके बंजर थे और आबाद हो गए इस पानी से। और अब उसने यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जो लिटरेचर जो है उसको भी बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया। और जूना राजा और श्रीवारा और जूना राजा को एक तारीख लिखने के लिए उसने मामूर किया था, और उन्होंने जेना राज तरंगनी के नाम से एक किताब लिखी बहुत ज़बरदस्त। और इसके अलावा ज़ैना चरित्रा और ज़ैना विलासा,
ये एक शख्स यहाँ पर था जिसने ये 2 किताबें लिखी ज़ैनुल आबिदीन बड़शा के बारे में। उसका नाम था योधा भट्टा। ये बहुत ही बड़े जो है स्कॉलर थे, यहाँ पंडित लोग, जो आपकी मैड में पंडित है ना, उनके खानदान से ये ताल्लुक रखते थे। और उसका नाम था योधा भट्टा। उसने ज़ैनुल आबिदीन के बारे में ज़ैन चरित्रा और ज़ैन विलास लिखा, ज़ैन विलासा उसी के ज़माने में लिखा गया। और कलहना की राज तरंगनी जो है उसका ट्रांसलेशन मैंने पहले भी कहा, उसका भी ट्रांसलेशन करवाया। ये कश्मीर की सबसे पुरानी तारीख है और बहुत ज़बरदस्त तारीख है। ये कलहन ने लिखी है। किसने? कलहन ने लिखी है और उसका पर्शियन ट्रांसलेशन इसने करवाया। और चूंकि ये खुद भी शायर था, कौन? ज़ैनुल आबिदीन बड़शा खुद भी शायर था, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी पोम खुद लिखी है। उसका नाम है शिकायत। उस पोम का क्या नाम है? शिकायत। उसने खुद लिखी है। और ललदत के वाक़ और ज़ैनुल आबिदीन के शुरुक, ये मशहूर लिटरेचर अदब है कश्मीर का। ललदत ने जो लिखा है, जो उसने नज़में लिखी हैं, उनको वाक़ कहते हैं। ललवाक़ चितमनवाना, क्या चितमनवाना? ललवाक़। और जो शेख नूरदीन ने लिखे हैं उनको कहा जाता है शुरुक, शेख शुरुक चितमनवाना रहमतुल्लाह अलैह। तो इनको उसने इसी ज़माने में उसको लिटरेचर के तौर पर लोगों के सामने लाया, इसको लिखवाया। समझ रहे हैं? तो ये ज़बरदस्त काम किसने किया? ज़ैनुल आबिदीन बड़शा ने। और इसके अलावा वो काफ़ी मशहूर था रिलीजियस टॉलरेंस के। आपने तो पहले ही सुना होगा, पहले ही देखा आपने लिटरेचर में। अदबी एतबार से यहाँ की पंडित लोग जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। तो वे ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और ब्राह्मणों का पहले से ही शौक होता था, या शौक क्या, इनका मारूसी जो काम होता था वो था पढ़ना, वो था पढ़ना। इस वजह से उसने अपने कोर्ट में इनको ही जगह दी, क्योंकि ये बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, पंडित लोग बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया। हालांकि खुद जो बादशाह खुद क्या था, बहुत ज़्यादा रिलीजियस पायस आदमी, मुसलमान था, लेकिन चूंकि स्कॉलर्स उसको मिले पंडित बरादरी से, उसने उनको लाया। तो इससे पता चलता है वो कितना एक टॉलरेंट आदमी था। उसकी रिलीजियस टॉलरेंस आला दर्जे की थी, यानी किसी को मजहब के नाम पर वो किसी को धुतकारते नहीं थे। तो ये थी उसकी खास खूबी। और रिलीजियस टॉलरेंस के लिए वो उसका नाम बहुत ही मशहूर है। और इस वजह से उसने जो रिंचन के ज़माने में जो यहाँ पर जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया था उस पर एक खास टैक्स लगाया जाता जिसका नाम जिजिया था। क्या नाम था उसने? जिजिया। इसने जिजिया को ख़त्म किया। इसके अलावा जो हिंदू लोग यहाँ पर मरते थे, मरने के बाद उनको जो वो अपने चिता को जलाते हैं, अपने मुर्दे की चिता को वो जलाते हैं, उसके लिए एक टैक्स लगाया गया था जिसको क्रीमेशन टैक्स कहते थे। क्या कहते थे? यानी अगर आपको चिता जलानी है तो पहले पैसा दो, क्या करो, यानी एक तरह से जबरी टैक्स था। किसी भी एतबार से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आई एम सॉरी, सची मंगो ईश्वर रहमत है। तो ही एबॉलिश्ड दिस जजिया एज वेल एज दिस क्रीमेशन टैक्स। उसने ये टैक्स भी खत्म किया और दूसरा क्या खत्म किया? जजिया भी खत्म किया। और इसके अलावा चूंकि यहाँ बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस था, जो हिंदू स्कॉलर्स थे, खासकर पंडित लोग, उन्होंने उसको मनवाया कि काउ स्लाटर, जिसको हम कहते हैं गाय को ज़िबह करना, उसने उस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लोग हिंदू थे उस ज़माने में। उसके बाद वो लेटर ऑन हम काफ़ी लेट में, जो हमारी डायनास्टी है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, राथर जो यहाँ के थे, तो हमने बहुत लेट जो है इस्लाम कबूल किया, बहुत लेट इस्लाम कबूल किया। और इसी तरह भट्ट खानदान जो यहाँ पर है, उन्होंने भी काफ़ी लेट इस्लाम कबूल किया। तो हम भी उस ज़माने में क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे उस ज़माने में? वो हिंदू ही थे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हिंदू रहते थे उस ज़माने में। इस वजह से उसने उनका ख्याल करके काउ स्लाटर पर बैन किया। और हिंदू टेम्पल्स जो किसी एतबार से काफ़ी खस्ता हो गए थे, उन तिमनकुरुन शहर पर उनको थोड़ा सा उनकी तामीरें की और कुछ नए भी बनवाए। और चूँकि अगर वो ज़ाती एतबार से उसको देखा जाए, ज़ैनुल आबिदीन को खुद बहुत ज़बरदस्त पायस मुसलमान था, लेकिन दूसरे के मज़हब को मतलब छेड़ता नहीं था। उसके बाद जब सल्तनत ख़त्म हो गई तो शाहमीरी डायनास्टी का क्लाइमैक्स ज़ैनुल आबिदीन के ही ज़माने में था।
और उसके डेथ के बाद जो है सक्सेशन की वार शुरू हो गई, बहुत जबरदस्त जंग शुरू हो गई आपस में। मैंने आपको दिखाया कि कितने लीडर यहाँ, कितने बादशाह जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और फिर वो पहले वाला फिर आता था, दूसरे वाला फिर आता था, फिर तीसरे वाला फिर आता था। समझ रहे हैं? तो ये मैंने आपको सल्तनत पीरियड का वो लेखा जोखा आपको बताया कि किस तरह से ये यहाँ पर किस तरह से उथल पुथल हो गई। मैंने सारे बादशाहों की बात जो है आपको समझाई। और उसके बाद इनकॉम्पिटेंट लीडर्स आ गए, रिवोल्ट्स हो गए, और किंग मेकर जो होते थे कोर्ट में नवाब, वो आपस में झगड़ते थे और कभी एक बादशाह को सपोर्ट करते थे, कोई कभी दूसरे को सपोर्ट करते थे, कभी पहले वाला जो हारता था उसको वापस लाते थे। तो ये हो गया शुरू। और याद रखिए कि कश्मीरियों की हुकूमत कभी कश्मीर की हुकूमत कभी कश्मीर के पास नहीं थी। हमेशा हमारे हुक्मरान जो है बाहर से आए। कहां से आए हैं? तो ये यहाँ पर हाँ ठीक कुछ की पोस्ट्स पर कुछ लोग थे, यहाँ मलिक लोग जो यहाँ के हैं, और वो कुछ की पोस्ट्स पर हुआ करते थे। और किसी ज़माने में जो है यहाँ के मीर जो थे तो वो एक अच्छी खासी पोजीशन में थे। लेकिन आम तौर पर यहाँ के जो असल कश्मीरी है वो कभी हुक्मरान तबके से ताल्लुक़ नहीं रखते थे। तो सिवाय जब शायद जो चक थे वो शायद कश्मीरी थे। आई डोंट नो प्रॉपरली उनके बारे में, मुझे इस वक्त पूरा मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा है। तो कश्मीर बिकेम इजी प्रे टू फॉरेन इन्वेडर्स। इस वजह से कश्मीर जो है बाहर से आने वाले हमलावरों के लिए ये एक आसान सा निवाला साबित हो गया। बाहर से लोग अब जिसको भी मन करता था वो कश्मीर पर अपना हाथ साफ कर लेता था। और इसी तरह जब मिर्ज़ा दुगलत जो है ये इसकी नज़र कश्मीर पर पड़ी, ये अफगानिस्तान का था। कहाँ का? और ये बाबर का कजिन था, बाबर का चचेरा भाई था, जिस बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर कहाँ पर कब्जा किया था? दिल्ली पर कब्जा किया। अब उसका जो चचेरा भाई था मिर्ज़ा हैदर दुगलत, ये मिर्ज़ा हैदर दुगलत जो था उसने कश्मीर को इन्वेड किया। और ये 1540 में, वहाँ 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ हमला हुआ, ये 1540 में यहाँ आ गया और उसने आसानी से कश्मीर को अपने कंट्रोल में किया, अपने कब्जे में किया। और फिर 1551 तक उसने हुकूमत की, 1540 से 1551 तक उसने हुकूमत की। तो उसके बाद जो है ही रूल्ड अप टू 1551 AD एंड वाज किल्ड इन एक्शन विथ लोकल नोबिलिटी। लेकिन जो यहाँ के नवाब थे उन्होंने उसको मार डाला फाइनली। उसके बाद स्टार्ट हुआ चक रूल और उन्होंने बादशाह के तख्त पर कब्जा किया। उन्होंने बादशाह के तख्त पर कब्जा किया। और गाजी चक जो था ये पहला चीफ मिनिस्टर है सुल्तान हबीब शाह का। सुल्तान हबीब शाह का ये क्या था? वजीर आजम या वजीर आला जिसको आप कहेंगे। ये बादशाहों का वजीर आला होता था जो सब चीज़ों को देखता था। तो इसने क्या किया? ही सेट असाइड द रूलर। उसने उसी बादशाह को उतारा तख्त से, हबीब शाह को उतारा और अपने आप को बादशाह डिक्लेयर किया। किसने? गाजी चक ने। किसने? गाजी चक। और इस तरह से चक रूल की बुनियाद पड़ी और चक रूल शुरू हो गया। और चक रूलर्स में मशहूर जिसको आप जानते हैं हब खातून की वजह से, जिसको आप जानते हैं, वह है यूसुफ शाह चक। वह है यूसुफ शाह। इसने 1579 से लेके 86 तक यहाँ हुकूमत की और ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर चक डायनास्टी में था। और ये बजाती खुद एक जबरदस्त स्कॉलर था। इसी वजह से उसने हब खातून के साथ शादी भी की थी, क्योंकि उसने जब उसकी गज़लें सुनी पांपोर के इलाके में तो वो काफ़ी मुतासिर हुआ उससे। और लेटर ऑन उसको जिस घर में उसकी शादी हो गई थी तो वहाँ से उसका तलाक करवाया और उसके बाद उसने उसके साथ निकाह किया। समझ रहे हैं? और हब खातून इस तरह से मलिका बनी। और ये थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इसने मोटे अल्फाजों में ये लिखा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिलदादा था म्यूज़िक और डांस का यूसुफ शाह चक। तो इसने इसको बहुत ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं कि इसको लाफानी कर दिया है हब खातून ने अपने गीतों में। फिर हब खातून ने इसके बारे में बहुत सारे गीत लिखे हैं। और ये एक बहुत ज़बरदस्त पोइटस थी, प्रोमिनेंट लव लिरिक्स जो उसने लिखे हैं। तो हब खातून ने बहुत ज़बरदस्त उसकी गज़लें हैं जो उसने लिखी हैं। तो ये और ज़्यादा इंटेंसिटी उसके गानों में उस वक्त आ गई
जब यूसुफ शाह चक को मुगलों ने, अकबर बादशाह के ज़माने में जब मुगलों ने उसको गिरफ्तार किया और दिल्ली ले गए, तो ये इस वजह से और ज़्यादा इंटेंस जो है उसकी पोइट्री बन गई। और पूरा चक पीरियड जो था, इसमें बहुत ज़्यादा बगावतें हो गई, सिविल डिस्टर्बेंस थी, सारे लोग जो है परेशान थे, और अंदर खाने बहुत ज़बरदस्त लड़ाइयाँ चल रही थी नवाबों के बीच में जो अंदर बैठे हुए लोग थे। तो हमेशा जो बादशाह के इर्द गिर्द जो उसके दरबारी होते हैं, वो कभी भी किसी भी दौर में चुप नहीं रहते हैं। दे फाइट अमंग देमसेल्व्स। उनको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नफरत होती है और एक दूसरे के साथ वो प्लाट्स बनाते हैं, साजिशें करते हैं। तो ये उसके बाद जो है मुगल ऑक्यूपेशन हो गई, क्योंकि चक्स जो है वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए उनका अपना पावर। और 1586 में अकबर ने कश्मीर को अपने कंट्रोल में किया, और वर्चुअली पहली मर्तबा कश्मीर जो है इंटीग्रल पार्ट बना इंडिया का, जिसमें मुगलों ने अपनी हुकूमत कर रखी थी, जो मुगल खानदान उस वक्त हुकूमत कर रहा था। अब मुगल रूल शुरू हो गया है कश्मीर पर। कौन सा रूल? अभी तक हमने दो पढ़े, शामी रूल पढ़ा और उसके बाद चक रूल पढ़ा, और अब कहाँ पहुंचे हम? मुगल रूल पर। तो मुगलों ने कश्मीर पर 166 साल हुकूमत की, 1586 से लेकर 1752 तक। और उन्होंने सूबेदार यानी गवर्नर कश्मीर भेजे, खुद तो यहाँ नहीं आ सकते थे। उनका पाई तख्त जो था, उनका जो राजधानी जो थी वो दिल्ली थी, इसलिए खुद यहाँ नहीं आते थे। तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नर्स के ज़रिए से हुकूमत किया, और उन्होंने यहाँ पर लोगों को पीस एंड सिक्योरिटी देने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि कश्मीरी ने हमेशा देखी थी उथल पुथल, लड़ाया झगड़े देखे थे। और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी वो काफ़ी इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि पूरे इंडिया पर उनका कब्जा था, लिहाजा ज़्यादा लोग उनके खिलाफ ज़्यादा बकवास नहीं करते थे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उन्होंने रीशेप किया, और इसके अलावा जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छी तरह से पूरे एम्पायर के साथ जोड़ दिया, जो उनकी पूरी सल्तनत थी इंडिया की, उसके साथ उसको जोड़ दिया। और जो उन्होंने ऑक्शनिंग का सिस्टम यहाँ राइज किया, और पूरी लैंड को फिर से ये देखा कि कौन सी लैंड कितना उसमें से पैदावार निकलती है, उस पर कितना टैक्स लगाना चाहिए। तो जुडिशियल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ को एक ज़बरदस्त फाउंडेशन दी। हर चीज़ में उन्होंने एक नया निज़ाम पैदा किया, और उन्होंने कोर्ट्स यहाँ बनाए जिसमें काजी हुआ करता था, और एग्जीक्यूटिव और रेवेन्यू ऑफिसर्स को उन्होंने यहाँ पर लगाया। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं कि हर एक के लिए बराबर का कायदा कानून होना चाहिए, ये उन्होंने यहाँ पर किया। और इसके अलावा जो है टोल टैक्स ख़त्म किया, और इसके अलावा एक और यहाँ पर एक बिना पैसे के यहाँ मजदूरी ली जाती थी लोगों से, जिसको बेगार कहते हैं, बेगार सेवन, तो वो बेगार ख़त्म किया। और इसके अलावा जो है रूट्स को काफ़ी उन्होंने नए रूट्स बनाए, जिनमें आपको मालूम है मगर रोड शेष आजमन वो उन्होंने बनाया। और इसके अलावा क्राफ्ट्स को और ज़्यादा पैटर्नाइज किया, यहाँ की तिजारत में बहुत ज़्यादा अच्छी खासी उन्होंने तब्दीली लाई। और उन्होंने कोऑर्डिनेशन जो है मुगल्स और लोकल्स के बीच में, इसको इम्प्रूव करने की ज़बरदस्त कोशिश की, क्योंकि जब आप बादशाह के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको कोई भी शख्स जो है वो आपको अपनी साजिश में शामिल नहीं कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कौम जो है किसी शख्स को सपोर्ट करती है बहसीत बादशाह, उसको फिर कोई उनसे अलग नहीं कर सकता है। तो इन्होंने भी कोशिश की कि लोगों में हम जो है लोग हमें पसंद करें, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी को पसंद करे, तो लोग हमारे से कनेक्ट होंगे। इस तरह से कश्मीर हमेशा हमारे साथ रहेगा। और उन्होंने यहाँ की कल्चरल वेल्थ जो है, जो हमारा हेरिटेज है कश्मीरियों का, उसको छेड़ा नहीं बल्कि इम्प्रूव किया। हमारे कल्चर को हमारा रहने दिया, हमारे कल्चर को मिटाना नहीं चाहा। और उन्होंने यहाँ पर्शियन पोइट्री, पहले से ही यहाँ पर्शियन चल रहा था, पर्शियन पोइट्री को आम किया। कैलीग्राफी, पेंटिंग, इसमें काफ़ी ज़्यादा वो मशहूर थे। कल भी हमने कल के लेसन में पढ़ा कि उनका एक अपना तरीका था जो उन्होंने मिनिएचर पेंटिंग में उन्होंने किया। तो वो पेंटिंग, कैलीग्राफी वगैरह उन्होंने यहाँ पर भी। और यहाँ उन्होंने
बहुत सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया, जिनमें शेख याकूब सरफी है, बाबा दाऊदी खाकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस तरह के बड़े शायर, और उस ज़माने में एक मशहूर शायर पैदा हुआ जिसने काफ़ी ज़बरदस्त फ़ारसी में शायरी की है, जिसका नाम गनी कश्मीरी है। जिसका नाम क्या है? गनी कश्मीरी है। हालांकि यहाँ पर कश्मीर जो है इसकी सेपरेट या इंडिपेंडेंस जो थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हम किसके साथ मिल गए? वर्चुअली हम इंडिया के साथ इस तरह से मिल गए, तो हमारी जो अलग हैसियत थी, आज़ादाना हैसियत थी, वो ख़त्म हो गई। ओके, तो यहाँ के जो है कश्मीरी लैंग्वेज, लिटरेचर और इसके जो है इसके तई बहुत कम जो है इस पर ध्यान दिया गया, क्योंकि वो फ़ारसी बोलते थे, तो फ़ारसी की शायरी बहुत आम हो गई और फ़ारसी को पैट्रनेज मिला। इस तरह से हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी डिटीरियोरेट ज़माने में हो गई। और ट्रेड रूट जो मुग़लों ने बनाए, उनमें मगर रोड है, मुज़फ़राबाद और पखली रूट है, इसके अलावा पूंछ रूट है, इसके अलावा किश्तवाड़ रूट है। सेंट्रल एशिया को जाने वाले जो ट्रेड रूट्स है इन्होंने बनाए, मुग़लों ने बनाए। किन्होंने बनाए? मुग़लों ने। और मुग़लों के ज़माने में आर्किटेक्चर भी यहाँ पर बना, और उन्होंने जो है यहाँ के मॉन्यूमेंट्स को रेज़ किया, फोर्ट्स बनाए, मास्क्स बनाए, गार्डन्स आपको मालूम है मुग़ल गार्डन के नाम से पूरे कश्मीर में फैले हुए हैं। और ये उनमें से ज़्यादातर जो है जो उन्होंने इमारतें यहाँ बनाई वो पेरिश हो गई है, लेकिन मुग़ल गार्डन अभी भी ज़िंदा है और आप ये देख रहे हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है यहाँ पर अलग अलग जगहों पर सराएं बनाई थी। मुग़लों ने क्या बनाई थी? सराएं बनाई थी। और इसके अलावा मुग़ल गार्डन तो आप जानते हैं, मुग़ल गार्डन तो हर तरफ यहाँ बनी हुई है। तो खानकाई मोहल्ला जो है ये एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल है वुडन आर्किटेक्चर का, जो कश्मीर में मुग़ल ज़माने में बना। और सुल्तान कुतुबुद्दीन बिल्ट दिस मॉस्क फॉर द ग्रेट सेंट शाह हमदान, और इट वाज डिस्ट्रॉयड ट्वाइस इन फायर 1479 AD and 1731 AD, but was again reconstructed. The present खानका was built in 1732 by अब्दुल बरकत खान। ये 1732 में जो है इसको फिर बनाया गया। किस ज़माने में? ये 17 अगर आप देखेंगे इसको तामीर किया गया था असल में 1479 में, और हम जानते हैं कि 1586 से यहाँ मगर रूल शुरू हुआ, तो खानकाई मोहल्ला पहले से था, लेकिन 1731 तक यही रहा। 1731 तक इसको 2 मरतबा बनाया गया, लेकिन उसके बाद 1586 में जब मुग़ल आए तो ये मुग़लों ने फिर रीबिल्ड इसको किया। और लास्ट टाइम जो इसको रीबिल्ड किया गया 1732 में, इसको अब्दुल बरकत खान ने, जो मुग़ल गवर्नर था, उसने बनाया था। क्लियर? बात समझ आई? क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि सर आपने खानकाई मोहल्ला कहा तो यहाँ पर ये तो 1479 में बना, जबकि यहाँ जो मुग़ल हैं वो तो 1586 में यहाँ आ गए। तो मैंने ये कहा कि वो फिर जल गया, 2 मरतबा वो उसको कंस्ट्रक्ट किया गया 1731 तक, और लास्ट टाइम जिसने उसको बनाया वो था अब्दुल बरकत खान, 1732 में बनाया। उस वक्त यहाँ मुग़लों की हुकूमत थी, तो ये मुग़लों के ज़माने की आर्किटेक्चर है। बात समझ आई? क्लियर? उसके बाद जामे मस्जिद है। दिस ग्रैंड मॉस्क वाज बिल्ट बाय सुल्तान सिकंदर, जिसकी मैंने बात की, ये मशहूर बादशाह। हालांकि इसका तो तारीख में यहाँ पर आपके इसमें सिलेबस में नहीं लिखा है। ये सुल्तान सिकंदर इनटॉलरेंट था बहुत ज़्यादा, ये जिसको हम कहते हैं एक स्टर्न किस्म का मुसलमान था, और इसने यहाँ पर जो है जो यहाँ गैर मुस्लिम थे उनके साथ ज़्यादतियाँ की। तो इस वजह से जो सुल्तान सिकंदर का जो अक्सर बेशतर देखा जाता है, उसका टेन्योर जो देखा जाता है कि एक तरह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुक्मरान था, लेकिन दूसरी तरफ ये इंटॉलरेंट था इस वजह से। और उसने मीर मोहम्मद हमदानी के लिए जो है ये जगह बनाई, जामे मस्जिद श्रीनगर, 1394 में, और 1400 AD तक ये उनके ज़माने की है। ए डिस्टिंग्विश्ड आर्किटेक्चर ऑफ पीरियड सईद सदरुद्दीन खुरासानी सुपरवाइज्ड द कंस्ट्रक्शन, और द मॉस्क गॉट बर्न्ड एंड वाज रीबिल्ट बाय द रिप्रेसिव रूलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और उसके बाद ये जल गई, और फिर फाइनली इसका जो आर्किटेक्चर अभी मौजूद है वो मुग़लों का है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुग़लों के वजह से इन्होंने रीबिल्ड किया, ये समझ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत दफ़ा जल गई, बहुत दफ़ा जल गई, और आखिरी जो इसका फिर नमूना बाकी रहा वो मुग़ल दौर का है। उसके बाद हज़रत बल शाहीन जो है, ये आप जानते हैं किसके लिए मशहूर है? हज़रत बल किस दरगाह के लिए? क्या है वहाँ? वेरी गुड, मोए मुकद्दस उसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? और आज अब जानेंगे तारीख ये कहां से आया, मोए मुकद्दस। आर यू रेडी?
बहुत अच्छी बात है, आप तारीखी एतबार से इसको समझेंगे। तो ये बड़ा फेमस पीरियड था, ये उस ज़माने की बात है जब मोए मुक़द्दस को यानी होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिलिक को यहाँ लाया था, उसके बाल को यहाँ लाया गया था। तो ये एक शख्स था, एक कश्मीरी ताजिर था जिसका नाम था ख्वाजा नूरुद्दीन इशबरी। क्या नाम था उसका? ख्वाजा नूरुद्दीन इशबरी। और उसने इसको औरंगजेब के ज़माने में 1699 में इसको लाया और उसने एक खानका बनाई जो बहाउद्दीन नक्शबंद के नाम से मशहूर है। कुछ देर के लिए वहाँ इसको रखा गया और फाइनली इट वाज प्लेस्ड इन ए मॉस्क इन बाग सादिक, जिसको आज हम दरगाह कहते हैं। इसका पुराना नाम था बाग सादिक और यहाँ पर उसको रखा गया कि मस्जिद में, और अब उसी मस्जिद के ऊपर आब हजरत बल बनाए। तो ये भी मुगलों के दौर में हुआ। क्लियर? और उसके अलावा नगर सिटी जो है, प्लेसेस, बैरक्स, हाउस कॉन्स्टिट्यूट्स, वेल फोर्टिफाइड मैग्निफिसेंट सिटी अराउंड हारी पर्वत, ये उनके जो है उन्होंने हर तरफ से यहाँ हर शहर में या हर गली मोहल्ले में उन्होंने बिल्डिंगें बनाई। और इसके अलावा जो है हारी पर्वत का फोर्ट जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया और इसकी फाउंडेशन जो है इट वाज लेड इन 1597। और हम जानते हैं 1586 में मुगल यहाँ आए तो 1597 में हारी पर्वत का फोर्ट बनाया गया। तो इसका मतलब है कि ये उनके ज़माने में हुआ। और नथिंग सर्वाइव्स ऑफ द सिटी नाउ, उसका कोई बाकियात भी नहीं है। हाउएवर द पार्ट ऑफ द स्टोन वॉल अलॉन्ग द संगी दरवाज़ा, काठी दरवाज़ा एंड डायपिलेटेड बच्ची दरवाज़ा आर एक्सटेंट। और इसके नाम से अभी भी कट दरवाजे शाज मानन, तो ये इलाका अब पूरे इलाके उनसे मशहूर। तो ये असल में उस हारी पर्वत फोर्ट के जो दरवाजे थे उनके नामों के नाम से आज भी ये इलाके जाने जाते हैं। और इन्होंने इसके अलावा दो और काम ज़बरदस्त किए। जो सड़कें थी उनमें उन्होंने सराय बनाए, इन चितमन माना अंग्रेजी पर INN इन, समझे मन। तो उन्होंने ये सराय बनाए क्योंकि जब दूर से थके हुए मुसाफिर होते थे, घोड़ों पर होते थे या खाट पर या पैदल होते थे, फिर उनको रात भर कहीं पर रुकना पड़ता था, तो इन्होंने रोड्स पर बनाई थी सराय, मुसाफिरों के लिए सराय बनाई थी। ये उन्होंने जगह जगह बनाई क्योंकि उनको अपने लिए भी बहुत ज़रूरी था। वो अक्सर बेशतर यहाँ आया करते थे बादशाह, तो यहाँ कश्मीर का चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने यहाँ बाग बनाए थे। इसका लुत्फ़ उठाने के लिए वो ख़ास कर जो है गर्मी के मौसम, दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए वो कश्मीर आते थे। तो इस जगह पर वो 2-3 महीने रह के फिर वापस चले जाते थे गर्मियों में। तो ये जो है रास्ता उनके लिए काफ़ी मसला होता था, इस वजह से उन्होंने रास्ते में सराय बनाए। क्या बनाए? सराय। और गार्डन्स हर तरफ तो फैले हुए हैं, ये आज भी आप देखते हैं और उसी पैटर्न पर है अभी भी। और इनकी कभी जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि जो उन्होंने गार्डन बनाए उसकी इमेजरी जो है कुरान से ली गई है। द मुगल्स कंस्ट्रक्टेड ए चेन ऑफ इन्स, जिसका मैंने जिक्र किया, सराय जिनको हम कहते हैं, ट्रेड रूट्स पर बनाए गए। और पहले इन जो है 1597 में ये खामपुरा चाडूरा में बनाई गई। और इसके बाद जो है सिंध ब्रारी है, सिंध ब्रेयर छात्माना सिंध ब्रारी में बनाई गई एक और इन। और इन के साथ साथ उन्होंने काफ़ी इलाकों में यहाँ गार्डन्स बनाए जिसको आप जानते हैं। और प्रामिनेंट मुगल गार्डन जो है शालीमार बाग है, निशात है, चश्मे शाही है, वेरनाग है, अछाबल भी उन्हीं का है। तो ये सारे के सारे उस ज़माने में बनाए। अब हमें एक अहम बात ये देखनी है कि जब रिंचन यहाँ, तो सल्तनत पीरियड की एस्टाब्लिशमेंट 1339 में हो गई और मुस्लिम मिशनरीज जो है, मुसलमान जो लोगों को दीन की दावत देने के लिए जो है वो बहैसियत एडवेंचरर्स या बहैसियत ट्रेडर्स कश्मीर आ गए। सो दे एंटर्ड कश्मीर, और ये कश्मीर आ गए। और यहाँ पर जो है अगर आप पुराने हिंदुओं का जो लिटरेचर है तो उन्होंने जो लिखा है यहाँ पर अपनी किताबों में वो संस्कृत में लिखा है। किसमें? संस्कृत। और उन संस्कृत किताबों में हमें 3 लफ्ज मिलते हैं। कितने में लफ्ज? नंबर 1 मेलुचास या मेलिचा, इसको पढ़ते हैं। नंबर 2 तुर्शुकाज
नंबर 3 सारासेनास, यम संस्कृत लफ्ज और तीनों लफ्ज मुसलमानों को के लिए बोले जाते थे। जो बाहर से मुसलमान आते थे यहां उनके लिए मलुचा या मलीचा वो इस्तेमाल करते थे और तुरुशुकास इस्तेमाल करते थे या सारासिनाज इस्तेमाल करते थे। यानी हमारे पूर्वज इन लोगों को इस नाम से याद करते थे और इसका लिटरेचर में भी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुराने जमाने में यहां मुसलमान आते क्या करने आते थे? एज शाबाश ट्रेडर्स, तिजारत करने आते थे, या फिर एज एडवेंचरर्स, देखने के लिए ये इलाका कैसा है। और इब्न कॉपी ऑफ कुरान रिटन बाय फतेहुल्लाह कश्मीरी in 1237 AD bears testimony to a good Muslim presence prior to the establishment of Sultanate period। और 1237 कब? 1237 के जमाने का कुरान, हाथ से लिखा हुआ कुरान यहां हमें मिलता है। और आप जानते हैं लोहारा जो है वो खत्म हो गए 1328 में और 1237 के जमाने का लिखा हुआ कुरान यहां मिला। इसका मतलब क्या है कि लोहारा के जमाने में भी यहां मुसलमान आते थे। उस जमाने का फतेहुल्लाह कश्मीरी का लिखा हुआ हाथ से कुरान मिलता है। bears testimony to a good Muslim presence prior to the establishment of Sultanate period। शामिरी डायनास्टी से पहले वाला ये वाकया है, उससे पहले यहां मुसलमान आ चुके थे। However, the prominent Muslim missionary to arrive here was सैयद शरफुद्दीन, जिसको बुलबुल शाह कहते हैं। ये मशहूर है और ये बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, कश्मीर के तारीख का हिस्सा बने इस वजह से क्योंकि रिचन ने इसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और उसने जो सूफी मिशनरी उसके बाद जो आए वो मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद जब वो दूसरी दफ़ा आए तो उनके साथ उसका बेटा भी था मीर मोहम्मद हमदानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने पूरे कश्मीर को घर घर जाके लोगों के साथ ही रहे, उठे बैठे। ऑल दीज अलॉन्ग विद द कंपेनियंस विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ सुल्तान कुतुबुद्दीन। ये कुतुबुद्दीन के ज़माने में यहाँ आ गए और दे प्रीच्ड द प्रीचर्स रीच्ड द टाउन्स एंड विलेजेस। गांव गांव देहात गए और हर जगह लोगों के साथ रहे, उठे बैठे। ये वजह में उतर तो आई लुकन सद वथ बीट तिम अमंग द पीपल एंड स्प्रेड देयर फेथ। क्योंकि लोग रातों रात नहीं बने मुसलमान, उन्होंने पहले इनको देखा ये बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, किसका साथ दे रहे हैं, किस तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लोग उनके किरदार से मुतासिर हुए क्योंकि ये लोगों के साथ रहे। अब आपको मेरी बात का उस दिन का यकीन आ गया हो, क्योंकि उस दिन मैंने ये सवाल किया था अगर मैं तुम सुने जबान ही बोलना इस्तेमाल करिए प्रचार, तो मैंने कहा था किरदार से। हालांकि उस दिन क्या नाम है बेटा आपका? सीरत ने कहा था कि तिमाज़ सोरे जान नहीं बड़ी भाषण, मतलब सोरे खुद के जान इंसान जब तक सीखेगा नहीं आदमी तो तब तक। तो वो यहाँ के लोगों के साथ उठे बैठे और 700 सादात यहाँ आए थे। इस तो ये बजाय जाए आस्थान मुचंचो, ये उन्हीं लोगों के हैं और उनकी अपनी परेशानी वहाँ पर थी क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ जो बादशाहों ने वहाँ पर जुल्म रवा रखा था, चाहे कौन सी भी डायनास्टी आए, चाहे उमैया आए, अब्बासी आए, हर दौर में जो ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसके साथ जो है ज़्यादतियाँ हो गई। तो इस वजह से ये सईद लोग जो है दूर दराज के इलाकों में जाते थे। दे वर पीसफुल पीपल, वो झगड़ते नहीं थे। ये झगड़ा जो किया है हमेशा ये मुसलमान बादशाहों ने किया है। आज बनो ये पानुन झगड़ा फजूलस में समझ आई वन बाबरन को हिंदुस्तान हमला वन लो कोन कास तम को इब्राहिम लोदिया सु क्या हो सु मुसलमान। समझ रहे मेरी बात? तो ये सारा झगड़ा जो है, झगड़े की बुनियाद जो है मुसलमानों का इस्लाम नहीं था, ये मुसलमानों की सल्तनत के बादशाह हुक्मरानों की ये असल में उनका कॉलोनियलिज्म था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उन्होंने खराबी मचाई और मुसलमानों को कहते थे हम जहाद करते हैं और खुद पता नहीं क्या क्या करते थे। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस। द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेंट्स एंड मिस्टिक्स लाइक शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उसी जमाने में यहाँ पैदा हुए। अपने शेख जिसको शेख कश्मीर भी कहते हैं और शेखुल आलम भी हम कश्मीरी उसको प्यार से कहते हैं, और इसने जो है इसी ने शेख शुरू लिखे हैं। और शेख हमजा मखदूमी ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड इस्लाम। फिर तो ये
यथ मुखदुम साहब यमिस वन शेख हमजा मखदूमी यमिस मुखदुम साहब वन समझ यह गो शेखुल आलम नुंदुरिश यह गो शेख हमजा मखदूमी यमिस मुखदुम साहब वन समझ और समझ रहे हैं मेरी बात। और यमिस कशिर दसगिर साहब वन वो कभी यहाँ नहीं आया है, रिमाइंड दिस थिंग, वो कभी यहाँ नहीं आया है। यहाँ उसके बदले जो आया था ही वाज मीर सईद अली हमदानी, और वो है जिसकी यमिस दसगिर साहब वन तमिश वनन शेख अब्दुल कादिर जीलानी क्या तमिस वन, लिहाजा इस कंफ्यूजन में ना रहे, दसगिर साहब योड़ोमुत कशिर पे यही वन। मखदूम साहब यहाँ के थे, शेखुल आलम यमिस नुंदुरेश वन वो यहाँ के थे, और मीर सईद अली हमदानी यहाँ उसने हमें एक जबरदस्त किताब दी है तौहीद पर। पता है कौन सी किताब है? लड़ाई चूनस में चेज मश ओ यार, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी है, अल्लाह की किताब है। कौन सी किताब? सारे कश्मीर के मस्जिदों में सुबह पढ़ी जाती है, औराद फतिया, ये मीर सईद अली हमदानी ने लिखी है। मुख्तलिफ किताबों से दुआएं निकाल निकाल के कश्मीर के लिए रखा है। समझ रहे हैं? आपको ये भी मालूम नहीं। तो उसके बाद मुसीबत शुरू हो गई कश्मीर के लिए। क्या मैं कह रहा हूं? जब मुगल रूल खत्म हुआ तो मुसलमानों के लिए मुसीबत शुरू हो गई। पता है क्यों? क्योंकि अफगानियों के अंडर हम आ गए। किनके अंडर? अफगान रूल इन कश्मीर। 18th सेंचुरी जो है, सब कॉन्टिनेंट जो उस वक्त था, इसमें बहुत कुछ हो रहा था। 18वीं सदी के हिंदुस्तान में, 18वीं सदी के सब कॉन्टिनेंट में बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था। और उस जमाने में मुगल एम्पायर जो था, हमने पढ़ा 1707 के बाद, 1707 के बाद आ गए ना 18th सेंचुरी। 1707 के बाद मुगल एम्पायर के पांव उखड़ गए। लेटर मुगल आए, फान मुगल आए। समझ रहे हैं? तो फान मुगलों के जमाने में पूरा जो है कल्याण हो गया इस सारी इस खेल का। और फिर क्या हुआ? द माइटी मुगल एम्पायर वीकनेड एंड रीजनल पावर्स एमर्जेड, पैविंग वे फॉर द फॉरेन कॉन्क्वेस्ट। जब वहां पर मुगल सल्तनत जवाल पजीर हो गई तो कश्मीर उनके हाथ से एकदम निकल गया। यहाँ के जो लेटर ऑन मुगल गवर्नर थे, उनकी कोई अब यहाँ नहीं चलती थी। और सेंट्रल अथॉरिटी जब खत्म होती है तो गवर्नर जो मुख्तलिफ रीजन्स के होते हैं वो इंडिपेंडेंस का ऐलान करते हैं। और मुगल गवर्नर जो कश्मीर का था उस जमाने में, उसका नाम था अब्दुल कासिम खान। उसने भी वैसा ही किया और अपने आप को आज़ाद रूलर बनाया। ये पूरा इस रात के बाकी जाए, बंगाल, उड़ीसा, वहां पर सादत खान ने क्या किया, समझ आइए, मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, वो हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पर जो साहब थे उसका नाम था अब्दुल कासिम खान। ये मज खान ही हमेशा, और इन्होंने हमेशा फान किया है मुसलमानों का। ये मोचा हमेशा कर परेशानी खड़ा। और मीनवाइल अहमद शाह अब्दाली टुक फुल एडवांटेज ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड chaotic political सिचुएशन ऑफ कश्मीर। और उसी जमाने में अब अहमद शाह अब्दाली जो है अफगानिस्तान से निकले और उन्होंने एक बड़ी फोर्स अफगानिस्तान से लाई एंड डिफीटेड मुगल्स एंड कश्मीर केम अंडर अफगान रूल इन 1753। 1753 में उसने पूरा रैंसैक किया, यहां कश्मीर को ताकत ताराश किया, मुगलों को शिकस्त दी। 1753 में यहां अफगानियों का रूल शुरू हुआ। और अहमद शाह अब्दाली जो है, उसके सक्सेसर जो कश्मीर में बहसीत गवर्नर आए, उन्होंने 67 साल 67 ईयर्स रूल किया। कितने साल? 67। और ये अफगान किंगडम का 1819 तक कश्मीर अफगानी के अंडर रहा। किनके अंडर? और काबुल उस जमाने में कश्मीर की राजधानी समझी जाती थी दिल्ली के बदले, क्योंकि मुगलों के जमाने में हमारी भी राजधानी कौन थी? दिल्ली। और उस जमाने में ये काबुल के साथ मिल गया और सेंट्रल अथॉरिटी वहां पर थी। और उस जमाने में क्या हुआ? अफगानी के जमाने में क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी, ऑपरेसिव टैक्सेशन शुरू हो गई। यहां के लोगों की बस्त वजह, समझे क्या वजह? वह तर तो फिक्र कत वन थो नजर।
अफगानों ने जबरदस्त इंपोज हर कमोडिटी के ऊपर, हर चीज जो हम इस्तेमाल करते थे उस पर टैक्स लगाया। और उन्होंने जो यहाँ पर हाजी करीम दाद जो थे यहाँ गवर्नर, उसने जरी नियाज जार शेष आज वन का पोसन जार का चेस वन, तो जरी नियाज यानी नकदी क्या था तो दियो का छो समझिए। तो जब हम पढ़ते हैं इसको जरी नियाज पढ़ते हैं तो असल में आप कश्मीर की टर्म जार को याद रखिए। तो जार का मतलब क्या होता है? पैसा। तो जरी नियाज का अब क्या मतलब हो गया? यानी कैसा दियो तो है नियाज आए अशना आज तो बना नियाज। तो ये नियाज किसने यहाँ शुरू किया? मगर ये नियाज उसने नियाज किए या था इस नियाज बना जी। नियाज क्या हो? टैक्स। किन पर टैक्स था? ये मनसबदारों और जागीरदारों पर टैक्स था। अम्पत ओस जरी अशखास, और ये किन पर था? ये मर्चेंटों पर था। किन पर? यानी मर्चेंट जितने यहां थे उनको गिना गया, हर एक पर टैक्स लगाया गया। आई अम्पत को जरी हुबाब, जरी हब वन दानस हो, हब वन दाना, दाने को कहते हैं। कनक फलिस, तुमल फलिस, मकाई फलिस हब वन अरबी पे। हुबाब गई वारिया फल, तेल कत पे टैक्स? दानस पे, कनकस पे, समझ आवा? तो जरि हुबाब यानी यह कैसा जमीन मज दान नेरे तम मज टैक्स। ये है ए टैक्स ऑन ग्रेन, दस एडिंग टू द सफरिंग ऑफ द पीपल। और बहुत ज्यादा यहां इंसानों की बहुत हालत खराब हो गई। उसके अलावा यहां लोग जो ज़ैनुल आबिदीन बड़शा के जमाने से शाल काम सीखी थी, शाल बना पश्मीन शाल, उन पर एक टैक्स लगाया गया था। तथा इस वन दागी शाल, क्या इस वन दाग कत वन ये कुछ चीज दाग लगे, यह तम त्रावान पन सील कत बन शालस मील मथन, यस मील मथित सुई हे इंसान कनित मार्केटस मज, ये मील मथित यह कन्फिस्केट कर रटना, क्या यह गवर्नमेंट किस नजर तल ओमुत कह। तो उसको दाग लगाया जाता था। किस पर? ये शालस पर दाग लगाने तो इस पर एक स्टैंप जो थी लगाई जाती थी, और एक आना उस पर टैक्स होता था जितने रुपए में वो बेचा जाए। ये रुपयन हूं शाल आसे तथ पे अकिस रुपये पे आने टैक्स लगन कोता रुपये 18 आनन कचन आनन समझ हो यह प्रेनिस जमानस मज कचन आनन रुपये 18 आनन। तो 18 आने पर एक आना टैक्स लगता था, यो शालस पर टैक्स। और इसके अलावा अफगान रूल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इक्तिसादी तौर पर तबाही हुई हैवी टैक्सेशन के वजह से। और यहाँ के जो मशहूर गवर्नर रहे हैं अफगान दौर में, उसमें अब्दुल्ला खान और उसका नाम था आशकजई, अब्दुल्ला खान आशकजई, नूरुद्दीन बामजई, और इसके अलावा अता महमद खान, उसके अलावा अमीर खान, उसके अलावा जवान शेर, उसके अलावा राजा सुख जीवन मल, ये अफगानों का ही गवर्नर था। इसका हिंदू नाम आप देख रहे हैं, ये शायद यहाँ से ताल्लुक़ रखता था। शेख गुलाम महिद्दीन, उसके अलावा शेख इमाम दीन। तो ये हो गई आपकी जो है किसकी हुकूमत? अफगानों की हुकूमत। उसके बाद आती है सिख रूल। यहाँ पर किन की हुकूमत? सिखों की हुकूमत। आफ्टर द डेथ ऑफ अहमद शाह अब्दाली 1772, 1772 में अहमद शाह अब्दाली मर गया। इसने अफगान रूल यहां पर थोपा था, वो मर गया। तो अफगान रूल जो है कमजोर हो गया कश्मीर में। और महाराजा रंजीत सिंह उस वक्त पंजाब में हुकूमत कर रहे थे, और उसने 1814 में कश्मीर पर इन्वेजन किया और पूरा एडवांटेज उठाया, पूरा उसको मौका मिला कश्मीर को अपने साथ मिलाने। और उसने कश्मीर को एनेक्स किया और इसको लाहौर दरबार के साथ मिलाया गया 1819 में। और इस तरह से यहां सिख रूल शुरू हो गया, जो 1846 तक रहा। कतिस कालस रूद सो 1846 तान। अब सिखों के जमाने की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी?
ये जो सिखों की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने इसके सूबे अलग अलग किए। उन सूबों का नाम था परगना। कशीर के तमाम अलग अलग हिस्से परगना होता था, और परगना को फर्दर डिवाइड किया, जिला बनाया, और हर जिला में जो है जो उस गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन रहती थी। और सिख मोनार्क्स ने हर प्रोविंस को अच्छी तरह से कंट्रोल किया, और उसका नाम उन्होंने नज़म रखा। तथा इस नज़म वन आज से नज़म वन है, नज़म नासुक छुनियत की। तो सिखों ने काफ़ी ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन बनाई यहाँ पर। और प्रोविंशियल लेवल पर उन्होंने साहिब कार रखा, जो एक पूरे इलाके पर नजर रखता था। ये रेवेन्यू ऑफिसर होता था, इनसे साहिब कार वन। कैसे मिस वन साहिब कार, यो सर से टैक्सेस नजर था वन। उसके अलावा होता था कानून गो, ये रेवेन्यू कलेक्शन को हर परगना में रिकॉर्ड करता था। उसके बाद होता था शकदर, उसके अलावा होता था सजावोल, उसके बाद होता था मकदम, उसके बाद होता था पटवर, और पतो शासन तमिस वन तहवीलदार। कैसे तमिस वन? तो इस तरह से रेवेन्यू की वो थी। आज भी लोग इन नामों से डरते हैं। कमो नाम अनिश, पता है क्यों? इनके बहुत पावर्स होते थे सिख रूल में। ये जहां भी जाते थे लोग इनसे डरते, क्योंकि सिख रूल नज्म नस्क के बहुत स्ट्रांग थे। उन्होंने खुद यहां पर कोई जुल्म जबर नहीं किया, लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जहां जो ये कश्मीरी लोग इन ओहदों पर काम करते थे, उन्होंने यहां तबाही मचाई। मैंने आपको हर चीज बता दी। अब ये फैसला करना आपका है कि हम कश्मीर की तारीख को किस तरह से देखेंगे। फंक्शनल एट विलेज लेवल, ये निचली जमीन की सतह पर ये काम करते थे। और 1/2 प्रोड्यूस, आधा हिस्सा टैक्स होता था। हर चीज का आधा हिस्सा टैक्स होता था। जो भी आप करेंगे, जो भी अनाज निकलेगा, स्टेट शेयर उसका होगा। और आर्किटेक्चर जो अफगान और सिख दौर में क्या रहा, तो किला हारी पर्वत जो है अफगान गवर्नर अता महमद खान ने बनाया, हारी पर्वत का फोर्ट। तो इसके अलावा शेरगढ़ी, जिसको हम कहते हैं शेरगढ़ी, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। ये अमीर खान जवान शेर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया। और इट इज़ जिसको आज आप ओल्ड सेक्रेटेरिएट कहते हैं, शेरगढ़ी का इलाका उसमें आता है। तो इसके अलावा उसने अमीरा कदल भी बनाया, अमीर खान उसका नाम था, अमीरा कदल उसी के नाम से है। और 1836 में इस पर काफ़ी बड़ा सैलाब आ गया जहलम में, तो वो उसी की नज़र हो गया 1836 में। और मोहन सिंह ने फिर उसको फिर से सिख रूल में इसको अमीरा कदल को उसी नाम से, अमीरा कदल के नाम से ही उसको फिर बनाया, लेकिन सिखों ने बनाया इसको। और इसके अलावा जो है आंचार और डाल लेक में कैनल खोदी गई, और जिसका नाला अमीर खान आज भी उसका नाम है। और कर्नल महान सिंह जो सिख गवर्नर था, उसने बसंत बाग बनाया। और इस तरह से, और इसके अलावा गुरु बाजार और शहीदगंज भी इन्होंने ही तामीर किया, जो आज आप श्रीनगर के इलाके देखते हैं। तो ये हो गया कश्मीर की पूरी तारीख। और इंशाल्लाह हम अगले सेशन में जम्मू की और कोशिश करेंगे लद्दाख को भी कंप्लीट करने की। थैंक्स अ लॉट।